हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ हिस्ट्री पोर्शन ऑफ जीएस पेपर वन। पहले हम जीएस पेपर वन के हिस्ट्री के बारे में ब्रॉड बातें करेंगे, देन विल गो टू द इंडिविजुअल क्वेश्चंस। ओके, हिस्ट्री में टोटल एज वी कैन सी कि 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार, जिसमें से जो एक क्वेश्चन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में से पूछा गया है। एंड वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में बात करी गई है कि विच जोग्राफिकल फैक्टर्स हैव हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हमें ज्योग्राफिकल नॉलेज और एंशिएंट इंडिया की जो नॉलेज है उसको कंबाइन करके इसको आंसर करना है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी टेकन बाय रेड्डी सर। और इसके अलावा वी हैव 4 मोर क्वेश्चंस, जिसमें से 2 क्वेश्चंस कल्चर के ऊपर पूछे गए हैं और 2 क्वेश्चंस यहाँ पे मॉडर्न इंडिया के ऊपर हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो वेटेज है वो कम हो रही है। कहाँ हम पहले देखते थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से 6, 7, 8 क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कल्चर भी अगर मैं बात करूं इस बार, तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है कल्चर के, कोर क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस कल्चर के पेंटिंग के ऊपर, डांस के ऊपर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर के ऊपर नहीं है, रादर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको जो पास्ट की नॉलेज है, एंशिएंट इंडिया की, मिडिवल इंडिया की जो हिस्ट्री चल रही है, वो भी आपको यूज करनी पड़ेगी। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चंस इटसेल्फ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर पूछा गया है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बट ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो मैटर काफी है इसमें। बट इसको चैलेंज इसमें ये भी रहेगा कि उस मैटर को आप कैसे समराइज करके 10 नंबर के अकॉर्डिंगली स्पेस कॉन्स्टेंट को के अकॉर्डिंगली उसको शो कर रहे हो। तो यहां पे हम देखेंगे कि डिफरेंसेस पूछे हैं इन 2 ब्रॉड एरियाज, एजुकेशन और नेशनलिज्म। जब हम डिफरेंसेस बताएंगे, डिफरेंसेस बताने से पहले एक लाइन हम सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे। आई विल गो इनटू दीस एरियाज, एक एक एरिया को हम लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन। बिफोर वी टॉक अबाउट द डिफरेंसेस, वी हैव टू टॉक अबाउट समथिंग अबाउट द सिमिलैरिटीज। एक लाइन इज 1 और 2 लाइंस आर इनफ। तो यहाँ पे एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो बोथ गांधी एंड टैगोर बिलीव्ड कि अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, अल्टीमेट गोल क्या है एजुकेशन का, जो भी आप चीजें कर रहे हो, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। इट मीन्स फाइंडिंग गॉड, और इन सिंपल टर्म्स वी कैन से कि अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को पहचानना। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते थे। ये दोनों कहते थे कि जो एजुकेशन है वो मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, वो आइडियल्स को इनकलकेट करे बच्चों में, उनके कैरेक्टर को ग्रो करे। बट देयर वर डिफरेंसेस आल्सो। बच्चों को सिमिलैरिटीज पता होती हैं कई बार, बट डिफरेंसेस माइन्यूट थे, तो कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत आई है इस क्वेश्चन में। तो हम 4 एरियाज में देख सकते हैं डिफरेंसेस। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मकसद क्या है। देन जो एक बच्चा है उसकी नेचर कितना इंपैक्ट करती है कि उसको किस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। देन थर्ड इज द सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप बड़े हुए हो, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, उसका कितना इंपैक्ट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। एंड लास्ट इज इन टर्म्स ऑफ द पिलर ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। तो इन 4 एरियाज में हम डिफरेंसेस को ट्रैक करेंगे। एरियाज और भी हैं, बट मैंने 4 मेजर एरियाज को चूज किया है कंसिडरिंग द स्पेस कंस्ट्रेंट। तो पहला है एम। इफ आई टॉक अबाउट गांधी जी, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन का एम है ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें एक चाइल्ड के बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों की डेवलपमेंट की बात करी गई है। इवन इन हिज ओन लाइफ उन्होंने इन तीनों चीजों के बारे में ही, उनकी जो जर्नी थी पूरी लाइफ की, वो इन तीनों की डेवलपमेंट के ऊपर ही थी। उन्होंने खुद की लाइफ में फिजिकल लेबर को काफी इंपॉर्टेंस दी थी। वो कहते थे कि जब तक मैं फिजिकल लेबर नहीं करता तब तक मैं खाना नहीं खाता। देन माइंड की डेवलपमेंट, वो खुद भी चीजों को बहुत, ही वॉज ए एविड रीडर, ही वॉज ए वेल रेड मैन, वेल रेड लीडर। और मेमोराइजेशन के बारे में भी हम उनके कई एनेक्डोट्स सुनते हैं। लाइक इट इज सेड कि एक बार उन्होंने ब्रश ब्रश जब वो करा करते थे, तो वाइल इवन ब्रशिंग ओनली ही मेमोराइज 13 चैप्टर्स ऑफ भागवत गीता। देन सोल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुड बी द पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। सो ओवरऑल एजुकेशन सिर्फ माइंड के ऊपर ना हो, सिर्फ बॉडी के ऊपर ना हो, सिर्फ सोल के ऊपर ना हो, रादर तीनों को वो लेके चले। बट इन टर्म्स ऑफ टैगोर, इनके अकॉर्डिंगली जो एजुकेशन है उसका जो हाईएस्ट आइडियल है वो है
इनकलकेशन ऑफ हायर ऑर्डर वैल्यूज इन चाइल्ड, जैसे वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, वैल्यूज लाइक पेशेंस, वैल्यूज लाइक लव, वैल्यूज लाइक कंपैशन, वैल्यूज लाइक मोरालिटी एक्सेट्रा। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि एजुकेशन मतलब आप बच्चों में उन वैल्यूज को इनकलकेट करो। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एज सच और अदर थिंग्स, बट अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू टैगोर, ये जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस शुड सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर द चाइल्ड टू मूव टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। सो इट हैज बीन इंटरप्रेटेड कि इनकी जो एजुकेशन है, इट वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स मेकिंग सेंट्स, सीयर्स, जबकि जो गांधी जी के जो एजुकेशन के जो आइडियल्स हैं वो एक कॉमन मैन को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, जो एक भी कॉमन सिटीजन कैसा होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज नेचर। यहां पे नेचर को हम दो तरीकों से समझेंगे, फर्स्ट इज एनवायरमेंट एंड सेकंड इज द इनर नेचर ऑफ चाइल्ड। फॉर टैगोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वाज नेचर। इनके अकॉर्डिंगली जो चाइल्ड की इनर नेचर है, इट शुड गाइड द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट द चाइल्ड इज रिसीविंग। इफ अ चाइल्ड हैज inclination towards painting, he should be given education in painting. If a child has inclination in dance, music, etc., तो उसको वही education आपको देनी चाहिए. And also environment has an important role. शांति निकेतन में जो एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी वो किसी क्लासरूम्स में नहीं करी जाती थी, रादर यहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी वो ओपन में करी जाती थी, पेड़ों के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ा करते थे। सो यहाँ पे वो चाहते क्या करते थे कि नेचर के जितनी क्लोज होगा बच्चा, वो उतना ही अच्छे से चीजों को पढ़ पाएगा। इट इज अ डिफरेंट फैक्ट कि आज हम डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अकॉर्डिंगली नेचर हैज इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बट इट इज नॉट एवरीथिंग। लाइक उन्होंने कहा कि जो इनर इंक्लिनेशंस हैं चाइल्ड की वो इंपॉर्टेंट है, इट शुड गाइड कि वो कौन से क्राफ्ट्स को परस्यू कर रहा है, वो कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज को परस्यू कर रहा है, बट एज वेल एज जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रियलिटीज हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, उनके अकॉर्डिंगली भी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। सो बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड कि गांधी जी वाज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एज वेल, नॉट जस्ट अबाउट इंटरेस्ट्स। सो दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस। थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज अबाउट इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, कि जो हम एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो चेंज होनी चाहिए कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि सोसाइटी हैज ए इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। जो उन्होंने खुद के एजुकेशन के जो उनके थॉट्स थे, जो उन्होंने नई तालीम के बारे में बात करी, जिसके ऊपर आगे चल के वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी डेवलप हुआ, उसमें हम ये देख सकते हैं कि इंडियन एलिमेंट्स डोमिनेट करते थे। इंडिया के जो चैलेंजेस हैं, जो इंडिया की अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में, उनको ध्यान में रख के इस एजुकेशन सिस्टम को फॉर्म किया गया था, उस एजुकेशन के जो आइडियाज हैं उनको फॉर्म किया गया था। जैसे अगर इंडिया में लेट्स से कास्ट सिस्टम से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, पैट्रियार्की से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में रख के एजुकेशन सिस्टम को डिवाइस करना है। बट इन टर्म्स ऑफ टैगोर, वो लिमिट नहीं करना चाहते थे अपने आप को किसी लोकल एरिया के साथ जब वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ही वॉज ए ट्रू इंटरनेशनलिस्ट। ही यूज्ड टू से कि हमारा गोल क्या है, to take best of everything, fusion. We have to fuse best of the western knowledge and the best of the eastern knowledge. जो western culture में अच्छी चीजें हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, सिटीज हैं, उनको हमें लेकर आना है। और जो ईस्टर्न कल्चर में, दैट इज इंडिया का अगर मैं कल्चर की बात करूं, तो इसकी जो अच्छी चीजें हैं, जैसे कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो मोरालिटी है, जो कंपैशन है, उसको भी हमें कंबाइन करना है। तो जो बेस्ट दोनों पार्ट्स हैं उनको हमें मिलाकर बच्चों को प्रोवाइड करना है, जिसमें लोकल एलिमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। देन लास्ट एरिया ऑफ डिफरेंस इज सेल्फ सफिशिएंसी। यहां पे सेल्फ सफिशिएंसी हम देखेंगे कि गांधी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। गांधी जी की खुद की लाइफ में सेल्फ सफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियल रहा है। जैसे वो जो उनके आश्रम इनमेट्स थे, वो उनको गाइड करते थे कि आप सब कुछ खुद करो, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। अगर जैसे खाने की अगर हम बात ले लें, तो खुद ही आप सब्जी को उगाओ, खुद ही क्रॉप्स उगाओ और खुद ही किचन का काम करो, सारे काम खुद करो।
जो इवन गांधी जी पब्लिश किया करते थे अपने आर्टिकल्स को, उसकी पब्लिशिंग का काम भी उनके आश्रम्स में ही हुआ करता था. While for Tagore it was not the most important thing. We also see a anecdote related to it. जब गांधी जी इंडिया वापस आते हैं 1915 में, तो इनिशियली उनके पास कोई आश्रम नहीं होता रहने के लिए, और साउथ अफ्रीका में उनका एक आश्रम एग्जिस्टिंग होता है. व्हेन ही कम्स टू इंडिया, तो शांति निकेतन उनको वेलकम करता है, उनको और उनके सभी आश्रम के इनमेट्स, कि आप हमारे पास आके रहिए. और जब वो आश्रम में शांति निकेतन में रहना शुरू करेंगे, तो दे वुड प्रीच द वैल्यू ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी. दे वुड इंस्पायर देम कि आप भी सारी चीजों को खुद कीजिए. सो इट इज सेड कि फॉर सम टाइम शांति निकेतन ने उन सभी चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू किया, कि खुद ही वो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो खुद ही किचन का काम कर रहे हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग बाय देमसेल्व्स. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे रियलाइज्ड कि ये चीजें करके वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट वी वर अर्लियर डूइंग, सो दे लेफ्ट दैट एक्सपेरिमेंट. So we can assume कि टैगोर के लिए self sufficiency was not the core element of the education. Okay. So this was the differences in education. Then we'll study about their differences in approach about nationalism. Similarly, जैसे हमने पहले पार्ट को आंसर किया है, इसको भी हम वैसे ही शुरू करेंगे. We will talk about the similarities. हम बात करेंगे कि जो दोनों ही पर्सनैलिटीज थी, इन दोनों ने ही रिजेक्ट किया था वायलेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म. दोनों ने कहा कि जो नेशनलिज्म आपको वायलेंस के लिए मजबूर कर रहा है वो ठीक नहीं है. और दोनों ही चाहते थे कि जो उनकी कंट्री है इट शुड प्रॉस्पर, उसके जो लोगों की जो सोशल कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो अच्छी हों. बट स्टिल देयर वर डिफरेंसेस इन आइडियाज अबाउट नेशनलिज्म. जो टैगोर हैं, ही वाज अ internationalist, as I talked earlier. He not just rejected the violent form of nationalism, he even rejected the non-violent form of nationalism. जहां गांधी जी के लिए non-violent form of nationalism was okay, जैसे उनके जो आइडियाज थे, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी, वो नॉन वायलेंट थे, और उनको लगता था कि हमारा हक है कि हम अपनी कंडीशंस को ठीक करने के लिए इन वेपन्स को यूज कर सकते हैं. बट फॉर टैगोर, ही इवन रिजेक्टेड दीज फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म प्रैक्टिसेस. उसको समझने के लिए हमें उस टाइम पीरियड में जाना पड़ेगा कि इनके ये थॉट्स क्यों थे. अगर हम इस टाइम पीरियड को देखें, तो हम देखेंगे कि 2 वर्ल्ड वॉर्स होती हैं इस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. और इन वर्ल्ड वॉर्स में लाखों करोड़ों लोगों की जान जाती है. सो टैगोर वुड स्टार्ट फीलिंग कि ये लोग मार क्यों रहे हैं एक दूसरे को, बिकॉज दे आर गाइडेड बाय नेशनलिस्टिक फीलिंग्स. सो ही वांटेड कि nationalism should not be the guiding force, it should not be the guiding light, it should not be the prime force. We should move towards some alternative. हमें कुछ ऑल्टरनेटिव को डिवाइस करना पड़ेगा, कुछ ऑल्टरनेटिव आइडियाज को लेकर आना पड़ेगा, जो अल्टीमेटली रिजल्ट करेंगे सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी में. बट फॉर गांधी जी, नेशनलिज्म वॉज अ डिफरेंट गेम. गांधी जी यूज्ड टू से कि भागवत गीता मेरी स्पिरिचुअल मदर है, और अगर मुझे लाइफ में कोई भी दिक्कत होती है तो आई रीड भागवत गीता. एंड इन पब्लिक लाइफ ऑल्सो इट इज सेड कि उन्होंने भागवत गीता के जो आइडल्स हैं उनको ही प्रीच करने की कोशिश करी. उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको एक एवेन्यू के रूप में देखा, जिससे जो भागवत गीता के जो आइडियल्स हैं वो कॉमन लोगों की लाइफ में पहुंचेंगे, उसको वो अपनी पब्लिक लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे. लाइक अहिंसा, लाइक सत्याग्रह. अहिंसा मीन्स जस्ट नॉट नॉन वायलेंस. अहिंसा का जो असली मीनिंग है वो है भी कंपैशन, लव फॉर अदर्स. सिमिलरली सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब है तपस्या करना, विच इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ भागवत गीता. तो यहाँ पे ये इनके डिफरेंसेस हैं. उन्होंने नेशनलिज्म के आइडियल को पूरे तरीके से रिजेक्ट किया, और यहाँ पे उन्होंने नेशनलिज्म को एक जरिया बनाया था एक अच्छे आइडियल्स को लोगों में प्रोपोगेट करने के लिए. देन नेक्स्ट डिफरेंस वाज अबाउट स्वदेशी. गांधी जी ने स्वदेशी को अडॉप्ट किया. उनके डिफरेंट हम प्रोग्राम्स में देख सकते हैं, नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से लेके क्विट इंडिया मूवमेंट तक स्वदेशी एंड बॉयकॉट उनके मेजर वेपन्स हुआ करते थे. बट फॉर टैगोर सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू थी ह्यूमनिज्म. लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब गांधी जी ने बॉयकॉट करने के लिए कहा, तो टैगोर ने उसको अपोज किया. टैगोर ने कहा कि आप बॉयकॉट कर रहे हो फॉरेन क्लॉथ को, बट जो इंडियन कपड़ा है वो महंगा है एज कंपेयर टू फॉरेन क्लॉथ.
सो एक जो गरीब इंसान है उसके लिए वो चीज लेनी मुश्किल है. आप यू शुड बी गाइडेड बाय द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, नॉट बाय एनीथिंग एल्स. सो दीज वर द ब्रॉड डिफरेंसेस. बट जब हम इस क्वेश्चन को एंड करेंगे तो वी विल से कि ये दोनों चाहे डिफर करते थे पर इन दोनों के आइडियाज ने एक इंडियन कल्चर को, इंडियन थॉट प्रोसेस को ग्रो करने में हेल्प करी है. वी हैव टू एंड दिस क्वेश्चन ऑन ए पॉजिटिव नोट. एंड दोनों एक दूसरे की भी काफी रिस्पेक्ट किया करते थे डिस्पाइट द differences in the thinking process about these areas. So now let's move to next question, question number 11. वैदिक सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन है, जो कल्चर का क्वेश्चन हम कह सकते हैं. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? सो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है वैसे. ये वैदिक सोसाइटी के, वैदिक टाइम्स की जो सोसाइटी है और रिलीजन, उसके बारे में हमें बात करनी है. इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में वी विल जस्ट मेंशन द फीचर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द फीचर्स ऑफ रिलीजन. उसके नेक्स्ट पार्ट में वी विल से कि कौन सी चीजें प्रिवेलिंग है, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि कौन सी चीजें प्रिवेलिंग नहीं है. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट पास्ट विल हेल्प अस अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर. सो वैदिक टाइम्स, वैदिक टाइम्स की इफ आई टॉक अबाउट सोसाइटी, तो सोसाइटी में हम देख सकते हैं कि कुछ चीजें उभर कर आती हैं, लाइक कंडीशन ऑफ वुमेन. तो वुमेन की अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो वुमेन की कंडीशन ठीक थी, वी सॉ कि वुमेन यूज्ड टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल असेंबलीज आल्सो. वो अपने हस्बैंड्स के साथ टैक्स भी पे किया करती थी, मिलके बलि को ऑफर किया करती थी. और वुमेन विडो रीमैरिज वाज आल्सो अलाउड. देयर वर नो इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, देयर वाज नो इंस्टेंसेस ऑफ सती, एनीथिंग लाइक दैट. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड, जो लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम आता है 1000 से 500 बीसी वाला जो टाइम है, उसके एंड आते आते हम देखेंगे कि वुमेन से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इमर्ज हो गई. जैसे कि विडो रीमैरिज को बैन कर दिया गया. वी ऑल्सो सॉ कि चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं. वी सॉ कि यहां पे सती भी शुरू हो रही है. तो वुमेन से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशंस एग्जिस्ट कर रही थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक एज. पैट्रियार्की यहां पे इंटेंसिफाई हो रही थी. So this was the first part of the question की features of society. Now we will talk about features of religion. वैदिक टाइम में जो रिलीजन था वो हम देखेंगे कि कलेक्टिव था. यहां पे जो ट्राइब है वो कलेक्टिवली प्रे करती थी, कलेक्टिवली वो रिचुअल्स करती थी. यहां पे जो मोड ऑफ वर्शिप था, कलेक्टिव मोड ऑफ वर्शिप था, उसमें we will see कि rituals used to play very important role. आप मिलकर यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, और उन रिचुअल्स के साथ साथ we also witness the practice of animal sacrifice. यहां पे पर ये जो रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, करा क्यों जा रहा है? करा जा रहा है, द पर्पस ऑफ रिलीजन वॉज नॉट सेल्फ रियलाइजेशन, नॉट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, बट यहां पे जो पर्पस था रिलीजन का, दैट वॉज मेटीरियल गेन्स. कि प्रजा और पशु हमें मिले. प्रजा मीन्स कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो. वुमेन के बारे में ये बात थी कि वैदिक श्लोक्स में कहीं पे भी डॉटर्स की प्राप्ति के बारे में बात नहीं करी गई, पुत्र की प्राप्ति हो. और प्रजा हमारी बढ़े और पशु हमें मिले, क्योंकि जो काओ थी वो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ थी. और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो इनका रिलीजन था दैट वाज एनिमिस्टिक इन नेचर. अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक टाइम्स में एनिमिस्टिक मीन्स कि उन्होंने अपने आसपास सराउंडिंग्स में जो चीजें थी उनको पर्सोनिफाई कर दिया. रेन और फायर और लेट्स से रिवर्स, उनको पर्सोनिफाई कर दिया और उनके बैकग्राउंड में सोचने शुरू कर दिया कि लिविंग एंटिटीज हैं ये. सो इट वाज एनिमिस्टिक इन रिलीजन, एनिमिस्टिक इन नेचर. नाउ अब हम क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे कि कौन से फीचर्स आज प्रिवेल करते हैं, उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे कि कौन से फीचर्स आज प्रिवेल नहीं करते. सो एनिमिस्टिक फॉर्म ऑफ रिलीजन वी कैन सी कि आज भी प्रिवेलेंट है. आज भी ये टेंडेंसीज हम देख सकते हैं लोगों में कि वो पर्सोनिफाई करते हैं चीजों को, दो उतना नहीं जितना पहले किया जाता था, बट स्टिल दे आर हियर. प्रेयर स्टिल कंटिन्यू टू बी द इंपॉर्टेंट पार्ट. वैदिक सेक्रीफाइसेस, जो वैदिक सेक्रीफाइसेस करने का तरीका पहले था, उसमें हम कुछ एलिमेंट्स की कंटिन्यूटी देख सकते हैं. जैसे यूज ऑफ व्रीहि. व्रीहि रेफर्स टू राइस. लेटर वैदिक एज में हम देखेंगे कि राइस जो चावल है उसकी इंपॉर्टेंस थी हवन में.
और आज के टाइम पे भी आप देखोगे कि हवन में राइस को डाला जाता है, इवन आप तिलक लगाते हो तो उसमें भी आप चावल साथ में लगाते हो. इट स्टार्टेड इन द वैदिक एज ओनली. So these are the features related to religion that are prevailing. Then features related to society that are prevailing. Patriarchy आज भी चल रही है. मेटा सन प्रेफरेंस आज भी प्रिवेलेंट है, सन की प्रेफरेंस ज्यादा है. वुमेन की नॉन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ. लेटर वैदिक एज में हमने देखा था कि जो उनकी पार्टिसिपेशन थी असेंबलीज में उसको बैन कर दिया गया था. आज भी वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक स्फीयर में वो कम है एज कंपेयर टू मेन. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में वी ऑल्सो सॉ अपार्ट फ्रॉम वुमेन की कास्ट इमर्ज हुई थी. एक कैटेगरी जो शूद्रास की है वो इमर्ज हुई थी, और धीरे धीरे हम उसमें डिस्क्रिमिनेटरी टेंडेंसीज आते हुए देखेंगे जो आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं. सो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उनका ओरिजिन उस टाइम से हो रहा है. इनिशियली अर्ली वैदिक एज में देयर वर ओनली 3 क्लासेस ऑफ पीपल, वॉरियर्स, प्रीस्ट्स एंड कॉमन मैन. टुवर्ड्स द ट्रांजिशन फेज बिटवीन अर्ली एंड लेटर वैदिक एज हम शूद्रा की कैटेगरी को इमर्ज होते हुए देखते हैं, जो कि धीरे धीरे जिसमें रिजिडिटी आनी शुरू हो जाएगी, हेरिडिटरी बन जाएगा आपके प्रोफेशंस को, विच स्टिल आर देयर. ऑल्दो हेरिडिटरी आज बाय लॉ नहीं है, बट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस एग्जिस्ट. Then we will talk about features that are not prevailing in the present society. आज हम एनिमल सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं. आइडल वर्शिप पहले नहीं होती थी, आज आइडल वर्शिप को प्रैक्टिस कर रहे हैं. इट इज सेड कि हिंदुइज्म में जो आइडल वर्शिप है वो आती है फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म. महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जब शुरू होता है इन द सेकेंड फर्स्ट सेंचुरी एडी, तो उस टाइम पे आइडल्स बनाए जाते हैं गौतम बुद्धा के, और वही चीज हिंदुइज्म में भी आ जाएगी. देन उस टाइम पे आपका जो पर्पस था रिलीजन को प्रैक्टिस करने का वो था मटेरियल गेन्स, पर आज मटेरियल गेन्स के साथ साथ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी हम देख सकते हैं. देयर आर सो मेनी स्पिरिचुअल गुरुज दैट आर देयर. आज चाइल्ड मैरिज को हम एग्जिस्ट करते हुए नहीं देख सकते, कुछ कुछ एरियाज में चाहे हो रही है, बट उसका जो नंबर है वो काफी कम हो चुका है. विडो रीमैरिज अलाउड है. पेट्रियार्की इज देयर ऑल्दो, बट वी ऑल्सो विटनेस की सिमेट्रिकल फैमिलीज इमर्ज हो रही हैं. व्हाट आर सिमेट्रिकल फैमिलीज? सिमेट्रिकल फैमिलीज बेसिकली मीन्स कि जो वुमेन है उसका रोल इन पब्लिक स्फेयर इज इंक्रीजिंग, और जो मेन है उसका रोल इन डोमेस्टिक स्फेयर इज इंक्रीजिंग. तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इवन बोथ इन पब्लिक लाइफ एज वेल एज इन द पर्सनल लाइफ. तो सिमेट्रिकल जो नेचर है फैमिली की वो इमर्ज हो रही है. सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑन वैदिक एज, which was not very difficult. ये क्वेश्चन था जो बच्चों को मुश्किल लगा. What were the major technological changes introduced during Sultanate period? How did those technological changes influence the Indian society? तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है कि क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे, और दूसरा पार्ट है कि वो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है उसने हमारी सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट किया है. तो हम देखेंगे कि 4-5 ब्रॉड एरियाज में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे सल्तनत पीरियड में. जैसे एग्रीकल्चर वाले एरिया में आएगा, टेक्सटाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, मिलिट्री रिलेटेड आएंगे, कंस्ट्रक्शन डिफरेंट चीज़ों की यहाँ पे होनी शुरू होती है. एंड देन उसके अलावा भी कुछ और एरियाज हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे. इसको अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते तो इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है. जैसे पहले मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर लैंड को मेजर करना हम इनिशिएट होता हुआ देखते हैं अशोका के टाइम्स में. फिर धीरे धीरे जो आगे डायनेस्टीज आएंगी उन्होंने समंतवाद को प्रैक्टिस किया, दैट इज फ्यूडलिज्म को प्रैक्टिस किया, तो एग्रीकल्चर लैंड को मेजर करना कम होता गया. बट फिर सल्तनत पीरियड में हम फिर से इस चीज को रिवाइव होता हुआ देखेंगे कि एग्रीकल्चर के लैंड को आप मेजर कर रहे हो. उसके लिए एक यूनिट को फॉर्म किया गया, दैट इज गज, गज ए सिकंदरी. ये जो यूनिट है ये आज भी प्रेवलेंट है. तो यहां पे हम देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए और दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द सोसाइटी. देन एग्रीकल्चर से रिलेटेड वी आल्सो सॉ कि इरिगेशन रिलेटेड चेंजेस आए.
फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे स्पेशली काफी कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया. सो दीज आर द एग्रीकल्चर रिलेटेड चेंजेस. सेकेंड एरिया इज टेक्सटाइल रिलेटेड चेंजेस. हम ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इंडिया प्राइम एक्सपोर्टर हुआ करता था क्लोथ का, और हम सोने की चिड़िया भी हमें कहा जाता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जिसमें टेक्सटाइल का जो एलिमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था. और जो सल्तनत पीरियड था उस टाइम पे टेक्सटाइल्स एक गोल्डन एज हम बोल सकते हैं सल्तनत पीरियड में टेक्सटाइल्स की. यहाँ पे हम ये देखेंगे कि टेक्सटाइल से रिलेटेड कई चेंजेस होंगे. सबसे पहला चरखा. गांधी जी ने चरखा को पॉपुलराइज किया, विच वेंट इन टू डिसयूज इन द लेटर पार्ट ऑफ द मिडीवल एज. तो चरखा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन सोसाइटी में 14th सेंचुरी के आसपास, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन थी वो कई गुना बढ़ गई. इट इज सेड कि वो 6 गुना बढ़ गई थी. देन टेक्सटाइल्स में हम देखेंगे कि डाई को भी यूज करना शुरू किया. जैसे इंडिगो हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो इंडिगो रिवोल्ट आपने पढ़ा होगा. तो डाई करना क्लोथ को भी यहाँ पे शुरू किया गया. इंडिगो इज अ ब्लू कलर डाई. तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेक्सटाइल्स में जब हुए तो इनकी एक्सपोर्ट भी काफी होना शुरू हो जाएगा. इसका इंपैक्ट हम बाद में साथ में देखेंगे. पहले हम सिर्फ चेंजेस को मेंशन करेंगे. 4-5 एरियाज में हम चेंजेस को मेंशन कर सकते हैं. देन मिलिट्री रिलेटेड चेंजेस. सो वी विल सी कि यहाँ पे मिलिट्री की पावर को इंक्रीज करने के लिए कई चीजें आई, जैसे कि गन पाउडर आया. कैवेलरी भी इनकी स्ट्रांग हुई. इनके जो घुड़सवार थे वो बेटर इक्विप्ड थे. हॉर्स शू यूज किया गया, आयरन स्टिरप्स को यूज किया गया. सो बेटर कैवेलरी एंड गन पाउडर वाज आल्सो देयर. गन पाउडर यहाँ पे शुरू हो जाएगा, बट गन पाउडर पॉपुलराइज होएगा मुगल पीरियड के टाइम पे. और क्वेश्चन में से तो सल्तनत पूछा गया, बट वी विल मेंशन गन पाउडर आल्सो. ठीक है. देन ये तो बच्चे लिख सकते थे आराम से. कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. सो कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि आर्क बनाई जाने लगी, डोम का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, एंड देन जिप्सम को यूज करा जाना शुरू हुआ. जिप्सम एक बाइंडिंग एजेंट है. तो इसकी वजह से हमारे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उनको काफी स्पर्ट मिला, वो काफी ग्रो करनी शुरू हुई. इट इज सेड कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो उन्होंने काफी कंस्ट्रक्शन में काम भी किया था, और उन्होंने 70,000 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ था कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को परस्यू करने के लिए. इसके अलावा देयर आर अदर एरियाज आल्सो, जैसे पेपर मेकिंग शुरू हुई, पेपर बाइंडिंग शुरू हुई, बुक बाइंडिंग शुरू हुई. पेपर इनिशियली चाइना में बनता था, जो कि अरब वर्ल्ड तक पहुंचा, और सल्तनत पीरियड के टाइम पे वो इंडिया में पेनिट्रेट करेगा. बुक बाइंडिंग भी शुरू हुई. और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वाइन डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो भी इस टाइम पे उससे रिलेटेड भी चेंजेस एमर्ज हुए. कोई भी टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उसका इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर जरूर पड़ता है. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसका भी इंपैक्ट अब आगे वाले टाइम में सोसाइटी में आते हुए देखोगे, तो इनका भी इंपैक्ट सोसाइटी में आया था. तो एक साइड में चेंजेस लिखूंगा और एक साइड में उसका इंपैक्ट देखूंगा. जैसे हमने टेक्सटाइल रिलेटेड चेंजेस देखे, तो इसकी वजह से जो वीवर्स हैं इनकी लाइफ बेटर हुई, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट था वो बेटर क्वालिटी का बन रहा था, विच वॉज गेटिंग एक्सपोर्टेड एज वेल. तो इनकी जो कंडीशंस थी, इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस, वो इंप्रूव हो रही थी. इफ आई टॉक अबाउट थ्रस्ट ऑन एग्रीकल्चर, यहाँ पे आप इरिगेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो. जो सरकार है उसका जो मेजर रेवेन्यू एग्रीकल्चर से आता था. उस टाइम पे बहुत इंडस्ट्रीज तो एग्जिस्ट नहीं करा करती थी. एग्रीकल्चर वाज द मेन स्टे ऑफ इकोनॉमिक पावर फॉर द गवर्नमेंट. तो दे वांटेड कि ज्यादा से ज्यादा जो लैंड है वो एरेबल बने, ज्यादा से ज्यादा लैंड के ऊपर खेती हो. तो इन्होंने इरिगेशन करनी शुरू हुई करी. तो जब इरिगेशन करी तो दे इंस्पायर्ड पीपल टू टेक अप इरिगेशन, विच हेल्प्ड इंप्रूव द स्टेटस ऑफ शूद्रास. जहां हम पहले एंशिएंट टाइम्स में देखेंगे कि शूद्रास वर कन्फाइंड टू आर्टिसनल एक्टिविटीज ओनली. सल्तनत पीरियड में इनको बोला गया कि आप एग्रीकल्चर को टेकअप करो. इसकी अगर हम एग्जांपल भी देखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट हमने बात करी थी पेपर के बारे में. पेपर इंडस्ट्री ग्रो करी, यहाँ पे पेपर बनना शुरू हुआ, बुक बाइंडिंग हुई. इट लेड टू ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, इट लेड टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड ऑल्सो. अब ट्रेड बुक्स को आप लिख सकते हो. पहले आप पेपर पे नहीं लिखते थे, पहले आप किस पे लिखते थे? या तो आप पाम लीव्स के ऊपर लिख रहे थे, या आप बर्क जो प्लांट है उसकी बार्क के ऊपर लिख रहे हो.
अब आप पेपर को यूज कर रहे हो तो बही खाता बनना शुरू हो गया, एजुकेशन के लिए बुक्स लिखी जानी शुरू हो गई जो कि आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी। तो ये हम इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस इनको ट्रैक कर सकते हैं इस चीज के साथ। बट कुछ इसके साथ नेगेटिव चेंजेस भी थे, या हम कह सकते हैं कुछ लिमिटेशंस भी थी इन चेंजेस की इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। पहली बात, डिफ्यूजन। कभी भी जब कोई भी टेक्नोलॉजी इमर्ज करती है वो ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी सोसाइटी में फैल जाए। तो यहाँ पे डिफ्यूजन का इशू था, पूरी सोसाइटी में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से नहीं पहुंच रहे थे। इफ आई टॉक अबाउट इवन लेट्स से पेपर ऑल्सो, तो वो पेपर हर किसी के पास नहीं पहुंच रहा था। देन वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इट गेव राइज टू स्लेवरी एज वेल। स्लेवरी को इसने इंक्रीज कर दिया। चेंजेस को अडॉप्ट करना आसान नहीं होता, सोसाइटी धीरे धीरे उनको अडॉप्ट करती है, बट अगर एम्परर चाहे तो वो लोगों को फोर्स कर सकता है कि आप चेंजेस को अडॉप्ट करो। हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने 1 लाख लोगों को स्लेव बनाकर अपने कारखाना से एम्प्लॉय किया हुआ था। सो इट गेव राइज टू स्लेवरी एज वेल। सो जब हम इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी दिखाएंगे तो हम पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव वाला एलिमेंट भी दिखा सकते हैं, पर हम क्वेश्चन को एंड हमेशा पॉजिटिव से ही करेंगे। वी विल से कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे दे गिव राइज टू सोशल चेंजेस, सॉरी दे गिव राइज टू इकोनॉमिक चेंजेस, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग बनी, विच लेड टू डिफरेंट सोशल चेंजेस। सोसाइटी में भी हमने चेंज आते हुए देखा। जैसे जट, जो पंजाब हरियाणा वाले रीजन में जाट और जट जो रहते हैं, उन्होंने कहा जाता है कि पहले उनका जो मेजर प्रोफेशन था वो था कैटल रेयरिंग का। इस टाइम पे उन्होंने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिया, तो सोशल चेंज आया। यहाँ पे आपकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। इट क्रिएटेड एनवायरमेंट और आई कैन से बेस फॉर प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज लाइक सूफी आइडियाज, आइडियाज ऑफ भक्ति सेंट्स, सूफी सेंट्स। तो हर चीज इंटर रिलेटेड होती है। सोसाइटी में जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो फैमिली है, सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड है। तो क्वेश्चन को हमने यही अटेम्प्ट करना है कि जब हम आंसर कर रहे हैं तो इन द कंक्लूजन वी आर टेकिंग जस्ट अ लिटिल अवे फ्रॉम द पार्ट दैट इज बीइंग आस्क्ड, थोड़ा सा बाहर वाली चीज को भी हमने शोकेस करनी है। ठीक है, सो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, बट कॉमन सेंस से आप इसको कर सकते थे। एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, इवन सिविल सर्विस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। एक ब्यूरोक्रेट जो है उसको ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और बहुत बार होता है कि उसको पूरी नॉलेज भी नहीं है उस चीज के बारे में, बट ही हैज टू यूज हिज कॉमन सेंस एंड हिज जजमेंट टू आंसर इट। सो हमें इस प्रैक्टिस को डेवलप करना है कि इवन अ क्वेश्चन जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है उसको हम किस तरीके से आंसर करें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज हाउ डिड द colonial रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ ट्राइबल रिस्पांस टू colonial ऑपरेशन। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, जिसने बेसिक्स अच्छे से कवर कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को अच्छे से इन गिवन टाइम आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। तो इसको हम ब्रॉडली इसका फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। ओके, तो ब्रिटिशर्स का इंपैक्ट पूछा हुआ है, कॉलोनियल इंपैक्ट पूछा हुआ है ट्राइबल्स के ऊपर। ट्राइबल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ आइसोलेशन। वो अपने जंगलों में रहा करते थे, जंगल के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे थे। उनकी जो कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा, इट वाज नॉट ओरिएंटेड कि हम बाहर जाएं और चीज़ों को एक्सप्लोर करें। दे वर लिविंग इन देयर ओन एरियाज। बट ब्रिटिशर्स जब आएंगे, बिकॉज ऑफ दियर सर्टेन पॉलिसीज, ये जो इनकी आइसोलेशन है वो खत्म होती हुई हम देखेंगे। ब्रिटिशर्स वर गाइडेड बाय द इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें इन्होंने हर एक रिसोर्स को यूटिलाइज करने की कोशिश करी, हर एक रिसोर्स को, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि लैंड रेवेन्यू। ब्रिटिशर्स ने देखा कि फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ है। अगर हम फॉरेस्ट के ऊपर अपने कंट्रोल को स्थापित कर लेंगे तो इट विल बी वेरी मच इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर अस। सिमिलरली इन्होंने कई लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स को लेकर आए, जैसे कि जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रेयतवाड़ी सिस्टम। इन इकोनॉमिक पॉलिसीज का इंपैक्ट हम ट्राइबल की लाइफ के ऊपर देखेंगे, जो कि अभी तक एक आइसोलेटेड वे में रहा करते थे, विच वर नॉट मच कनेक्टेड विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। आज भी ये जो आइडियाज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं, क्या हम उनको एसिमुलेट करें अपनी सोसाइटी में, क्या हम उनको इंटीग्रेट करें अपनी सोसाइटी में। सो इवन टुडे इट इज अ इशू ऑफ डिबेट।
तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड फॉरेस्ट एक्ट्स। इन फॉरेस्ट एक्ट्स की वजह से हम देखेंगे कि फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया गया इनटू रिजर्व्ड फॉरेस्ट, इनटू ओपन फॉरेस्ट। कुछ एरियाज में जो ट्राइबल्स थे उनको जाना बंद कर दिया गया। यू कैन नॉट नाउ गो इनटू द रिजर्व्ड एरियाज। ट्राइबल्स का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी झुम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें वो एक एरिया को फेंस किया करते थे और इस एरिया को फेंस करने के बाद उसको बर्न कर देंगे। वो बर्न करने के बाद उसकी जो एशेज हैं उनको मिट्टी में मिला के दे वुड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, जिससे वो जो सॉइल है वो फर्टाइल बन जाएगी। तो फॉरेस्ट एक्ट्स ने जो झुम कल्टीवेशन थी उसको भी बैन कर दिया। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज के कई इंपैक्ट आए ट्राइबल लाइफ के ऊपर। जैसे फर्स्ट इज उनकी आइसोलेशन के ऊपर इंपैक्ट हुआ। नाउ दे वर नॉट आइसोलेटेड। फॉरेस्ट एक्ट्स की वजह से उन्होंने फॉरेस्ट को जब यूज करना शुरू किया तो बहुत आउटसाइडर्स ने उन एरियाज में जाना शुरू किया। जब इन्होंने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया तो जमींदार्स ने ट्राइबल के एरियाज में पेनिट्रेट करना शुरू किया, तो इनकी आइसोलेशन खत्म हो गई। इसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि मिडल मैन और आउटसाइडर्स इस एरियाज में जाने शुरू हुए। आउटसाइडर्स लाइक जमींदार्स, लाइक मनी लेंडर्स, लाइक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स, इन्होंने इन एरियाज में जाना शुरू किया विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय द ट्राइबल्स। और ये ट्राइबल्स को हम कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइट भी किया करते थे। जैसे मनी लेंडर्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ट्राइबल्स को इंडेटेडनेस में फंसा दिया था, कर्जे के नीचे फंसा दिया था। देन ब्रिटिशर्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी। कॉलोनियलिज्म के 3 गोल्स कहे गए थे, 3G, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। तो गॉड को प्रीच करना भी एक इनका गोल था, इसलिए इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी ट्राइबल एरियाज में पेनिट्रेट करवाया। अब इन सारी चीजों की वजह से जो ट्राइबल लाइफ थी उसके फंडामेंटल्स ही बिगड़ गए थे। सो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ट्राइबल रिवोल्ट्स। तो हम कई ट्राइबल रिवोल्ट्स आते हुए देखेंगे। वी कैन क्रिएट अ मैप इन दिस क्वेश्चन जिसमें हम डिफरेंट एरियाज में दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ट्राइबल जो रिवोल्ट हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि ट्राइबल रिवोल्ट ईस्टर्न साइड पे भी हुआ है, वेस्टर्न साइड पे भी हुआ है। ईस्टर्न साइड में यू कैन मेंशन संथल, यू कैन मेंशन मुंडा रिबेलियन, यू कैन मेंशन अहोम का जो रिवोल्ट हुआ था असम वाले रीजन में। उड़ीसा वाले रीजन में पाइका रिबेलियन होता है। और हमारे वेस्टर्न साइड की अगर मैं बात करूं तो भिल, कोल्स। तो डिफरेंट हम रिवोल्ट्स आते हुए देखते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन। सो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पांस। तो अब हमें जो इनका रिस्पांस है उसको भी एनालिटिकली देखना है कि उसमें क्या अच्छी चीजें थी और क्या उसकी लिमिटेशंस थी। सो यहाँ पे हम नेचर क्या थी इनकी अपराइजिंग्स की। पहला सबसे इंपॉर्टेंट नेचर है कि इनका एम था इमीडिएट ऑपरेसर जो है उनका उसको वो थ्रो करना। इट मे बी ब्रिटिशर, इट मे बी मनी लैंडर, इट मे बी द जमींदार। यहाँ पे ये हर एक आउटसाइडर के अगेंस्ट नहीं थे, जो इनको सिर्फ ऑपरेस कर रहे थे सिर्फ उसके ही अगेंस्ट थे। देन नेक्स्ट इनका जो गोल था वो था रीस्टोर द पास्ट कंडीशंस। उनको लगता था कि आउटसाइडर्स के आने की वजह से ही हमारी लाइफ में दिक्कत आई है, इनको अगर हमने भगा दिया तो हमारा जो पहले वाली जो पास्ट की जो लाइफ थी इगैलिटेरियन वे ऑफ लाइफ वो कंटिन्यू हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट जो इनका कैरेक्टर है इस रिवोल्ट का, इन रिवोल्ट्स का, वो है कि दे वर पॉपुलर इन नेचर। ब्रिटिशर्स ने इनको ब्रांड किया था कि ये तो क्रिमिनल रिवोल्ट्स हैं, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज करी जा रही हैं, डकैती करी जाती है ये रिवोल्ट्स में। बट हम देखेंगे कि इन रिवोल्ट्स में पूरी की पूरी जो ट्राइब है वो पार्टिसिपेट करा करती थी। संथल इसकी में एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, पूरी की पूरी ट्राइब ही एरोज लेके अपने वेपन्स को लेके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए रेडी है। तो दे वर ऑफ पॉपुलर कैरेक्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज की लोकल लीडरशिप। यहाँ पे इनको गाइड करने के लिए कोई नेशनल लीडर्स नहीं आए थे, रादर इनके खुद के लीडर्स ने ही इन रिवोल्ट्स को गाइड किया था। जैसे संथल्स में हम पढ़ते हैं कि सिद्धू एंड कान्हू उनको लीड करते हैं, और मुंडास में बिरसा मुंडा करते हैं, और पाइकास में जगबंधु करते हैं। तो इनके खुद के ही लीडर्स थे जिन्होंने इनको लीड किया। एक इंपॉर्टेंट इसका पार्ट ये था इन रिवोल्ट्स का कि ये, और इनकी जो एक लिमिटेशन भी थी कि ये रीजनल कैरेक्टर के थे, ये सिर्फ अपने एरियाज तक ही कंसर्न थे। ये चाहते थे कि हम अपने एरिया में से ही सिर्फ ब्रिटिशर्स को खदेड़ दें।
सो इन द एंड हम इस क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि इन अपराइजिंग्स की सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे पहली सिग्निफिकेंस है कि ज्यादातर जो ये रिवोल्ट्स हुए थे वो 1857 के रिबेलियंस जो हुए थे 1857 के रिवोल्ट से पहले हुए थे, दैट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले हुए थे। तो ये हमारे जो प्रोटेस्ट है उसका पहला एक एक्सप्रेशन है कि हम जो ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, सोशल पॉलिसीज हैं, उनके अगेंस्ट अपनी आवाज उठा रहे हैं, which was a prelude to 1857 revolt. 1857 revolt was also the culmination of all these factors. तो उससे पहले हमारा पहली आवाज थी हमारे देश की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। देन लास्ट इज कि इट एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस ऑफ रेजिस्टेंस। लोकल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने के लिए, उनके अगेंस्ट जाने के लिए एक मोटिवेशन पैदा करी गई, विच विल हेल्प इन द फर्दर फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चंस थे हिस्ट्री पार्ट से। टोटल हमने देखा कि 6 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे और 6 में से भी एक क्वेश्चन जो था हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड था और एक हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से था, विच हैज बीन टेकन बाय स्निग्धा मैम। सो आई टेक योर लीव, कीप ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोस।